नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपनी यूपी PCS मेंस 2022 की। यानी कि वे बालक जिन्होंने 2022 के अंदर पीटी दिया, पीटी करने के बाद एग्जाम क्लियर करेंगे और बाद में मेंस में बैठेंगे, उनके लिए एक क्लास है। दूसरा, उन बच्चों के लिए भी एक क्लास है जो कि अगले साल का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि यूपी PCS 2023 की इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें मेंस का क्या रोल है, ये आपको समझना ज़रूरी है कि हम कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमको तो 2023 की तैयारी करनी है, तो अभी से हम लोग मेंस की तैयारी क्यों करें? देखिए, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी तैयारी का अप्रोच पीटी कम मेंस दोनों रहता है। आपके टारगेट में हमेशा मेंस रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट के अंदर उन्हीं बच्चों का नाम आता है जो मेंस के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, यानी कि हमारा पीटी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो अल्टीमेटली आप एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे या किसी लोअर सर्विस में जाएंगे, ये आपकी रैंक निर्धारित करती है। और रैंक बनती है नंबर्स के आधार पर, और नंबर आपको कहाँ से मिलते हैं? यूपी PCS के हमारे मेंस से मिलते हैं। तो हमारा जो अप्रोच है वो मेंस आधारित होना चाहिए। यानी कि इस सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले आपको बता दूं कि हम लोग बेसिकली अगर जीएस को देखें तो जीएस के अंदर हम अपने मेंस में इस प्रकार का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहला जो पेपर हमारा एग्जाम के अंदर होता है मेंस में, वो रहता है जनरल हिंदी का, जो कि 150 नंबर का होता है। और इसका जो समय होता है वो आपको 3 घंटे में पूरा करना होता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी पेपर हैं सभी के लिए टाइम जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे का होगा। दूसरी बात, ये जितने भी पेपर होने हैं इनमें कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, यानी कि सब्जेक्टिवली आपको इनको करना है, यानी कि लिख कर क्या आपको करना है, वो ABCD यानी कि MCQ बेस्ड नहीं होता है। तो आपको अपने आप को लिख कर किसकी तैयारी करनी है, मैं उनको बता रहा हूँ जो बच्चे नए हैं, जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं। अब जरा सबसे पहला जो पेपर होगा वो हिंदी, दूसरा एसए और उसके बाद जीएस के 4 पेपर हमारे होने वाले हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपके 2 पेपर होते हैं। तो कंप्लीट जो मेरिट बनती है वो इन्हीं के आधार पर आपकी बन जाती है। अब यहाँ पर जो हम लोग इस पूरे सेक्शन में कवर करने वाले हैं, हमारा जो टारगेट रहेगा वो यूपी PCS मेंस का जीएस पेपर 2 रहेगा। यानी कि जीएस पेपर 2 का अगर मैं सब्जेक्ट मैटर को देखूं तो यहाँ पर आपका सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान की और संविधान से जुड़े हुए डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले संविधान, या फिर मैं इन शॉर्ट आपको कह दूं तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं भारत की राज व्यवस्था, तो राज व्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारा जो अप्रोच रहेगा वो मेंस के लिए रहेगा, राज व्यवस्था। इसी के साथ ही हम इसी पेपर के अंदर आपने पढ़ा होगा गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि हम बात कर रहे हैं शासन की, शासन की, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं शासन की गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, गवर्नेंस के विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और इसी के साथ ही हमारे कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय के साथ आपने IR पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और इससे जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट। तो हम इस पेपर में इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात ध्यान रखें कि हमारे पास समय बहुत कम है, टाइम बाउंड अप्रोच हमको लेकर के चलनी, और हमारा टारगेट मेन स्पेशली क्या है, मेंस की तरफ रहेगा। तो एक एक टॉपिक मैं आपको उठाऊंगा यहाँ पर और उठा करके पढ़ाना शुरू हम लोग करेंगे, यानी कि शुरू से हम लोग इसे शुरुआत कर रहे हैं। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी कवर करते हुए बाकी सब्जेक्ट्स पर भी हम लोग आ जाएंगे। अब पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे कि आज की हम सेशन की बात करें तो आज के इस सेशन में मैंने जो टॉपिक लिया है वह लिया है हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी ने इनफैक्ट अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ा और हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप प्रियम्बल के बारे में ना जानते हो। प्रियम्बल के बारे में हर बच्चा जानता है कि प्रियम्बल क्या है और साथ में इसके अंदर क्या दिया गया है। अगर मैं मोटे तौर पर देखूं तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल हमारे देश की संविधान का एक परिचय है, यह एक इंट्रोडक्शन है, परिचय है। परिचय के साथ साथ इस परिचय में क्या दिया है, इस परिचय के अंदर 4 चीजों की चर्चा होती है। सबसे पहले इसमें चर्चा होती है कि देश के अंदर जो सत्ता है वो सत्ता किसके हाथ में है, जो शक्ति है वो स्रोत किसके हाथ में है, वो
देश की जनता के हाथ में। इसी के साथ साथ यहाँ पर भारत की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो राज्य व्यवस्था हम पढ़ते हैं उस राज्य व्यवस्था की क्या प्रकृति होगी ये बताता है। इसके साथ साथ हमारा संविधान क्या करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है उद्देश्य की, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, और साथ में एक तारीख जिस तारीख को हमारी संविधान सभा ने इस पूरे संविधान को अडॉप्ट किया था। इन 4 चीजों की चर्चा करता है, हम सभी जानते हैं, पढ़ा भी हम लोगों ने, लेकिन हमारा यहाँ पढ़ने का तरीका है कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। दूसरा, अगर हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो क्या अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक हम लोग अपने जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 में अगर मैं पूरा पैटर्न देखूं तो जीएस पेपर 2 में 2021 पैटर्न के अंदर आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे। कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन आपके सामने थे। इसमें इन 20 क्वेश्चंस को एग्जामिनर ने 2 कैटेगरी में बांट दिया, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए, इसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए गए। 10 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन ऐसा था जिसकी अपनी वेटेज 8 नंबर की थी, और इसको जो समय सीमा दी गई थी, शब्दों की सीमा, वो 125 शब्दों में इसको लिखना था। ऐसे ही करके पार्ट बी के अंदर 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन में हर एक का वेटेज 12 नंबर का था, लेकिन इसकी जो शब्दों की सीमा थी वो 200 नंबर हुआ, वो 200 शब्द इसमें दिए गए थे, यानी कि आपको 200 शब्दों के अंदर ही इसको लिखना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ बातों को तय करना है। जैसे कि क्वेश्चन तो हमारे सामने लिखा है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि इसके अंदर पूछा क्या गया है। प्रियम्बल तो पढ़ लिया हमने, लेकिन प्रियम्बल के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो हमें नहीं पता। दूसरा, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, तब भी कई बार बच्चा ये समझ नहीं पाता कि पूछा क्या गया है। तीसरी चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो समय सीमा है, समय सीमा यानी कि 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है, 20 क्वेश्चन आपको उसी समय में करने हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन का आपको जो शब्दों की सीमा है उसको पार नहीं करना है, आप कर ही नहीं पाएंगे इनफैक्ट। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे कहा गया और लिखा गया कि भाई आपको इसको 200 शब्दों में पूरा करना है, यानी कि 200 वर्ड्स इसकी लिमिट है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट रखना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कम शब्दों का है तो एक्सप्लेनेशन कम होगा, हम भारी शब्द लेकर के आएंगे और एक शब्द के द्वारा ही सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और अगर शब्द थोड़े ज्यादा हैं तो वहां पर एक्सप्लेनेशन बढ़ जाता है। तो ये बात हमको क्लियर कट पता होनी चाहिए कि कैसे हमको इसको अप्रोच करना है। और ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, जो आपने मीडियम भरा होगा पेपर में उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे और हिंदी वाले हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चल लेते हैं और पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, यानी कि आपको 4 बार नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है। इतना समय आपके पास नहीं कि 4 बार आप उसको पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें आप इसको बहुत आराम से पढ़ें, ठीक है, यानी कि तसल्ली के साथ आपको इसको पढ़ना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन का, ये पहली बार में आपको क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप उसके अंदर कुछ लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया कि भारत के संविधान की प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या हैं, जैसा कि उसकी उद्देशिका में निबद्ध है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो व्हाट आर द मेजर कमिटमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल। अगर मैं इस शब्द को पकड़ूं, कौन सा वाला शब्द, कि संविधान की प्रतिबद्धताएं, संविधान की प्रतिबद्धताएं यानी कि मेजर कमिटमेंट्स। अगर भारत का संविधान और उसकी कमिटमेंट को हम पढ़ें, जैसे कि हम अपने जीवन की कमिटमेंट क्या होता है, कि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन के द्वारा एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव पूछना चाहता है कि क्या हमारे इस प्रीएम्बल का मकसद है, संविधान का मकसद क्या है, और संविधान के मकसद को किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। बेसिकली वो आपसे यही पूछना चाहता है। अगर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करना चाहें तो क्या हमारा इसका सब्जेक्ट मैटर रह सकता है। जैसे कि संविधान के उद्देश्य को हम देखें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में
मेनली आपको चार उद्देश्य दिखाई देते हैं। सबसे पहला जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हिंदी में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और चौथा आता है बंधुत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना। इन चार भावनाओं को लेकर के संविधान प्रतिबद्ध है और जो भी पूरा संविधान बना है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही प्राप्त करना रह जाता है। अब हम इसकी एक एक करके व्याख्या करते हैं। जैसे कि अगर हम जस्टिस को देखें, जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो आखिरकार भारत के संविधान की प्रस्तावना में जब जस्टिस होता है तो किस प्रकार से जस्टिस की बात होती है। देखिए, अगर जस्टिस अगर देखा जाए तो जस्टिस वैसे दो प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है लीगल जस्टिस, जिसे आप लोग कानूनी न्याय कहते हैं, कानूनी न्याय। और दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसे आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि वितरण न्याय। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर जिस न्याय की हम बात करते हैं तो हमारा फोकस रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर। इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या है? इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि जब हम भारत के अंदर न्याय लेकर के आएंगे, संविधान न्याय लेकर के आएगा, तो संविधान तीन प्रकार का न्याय लेकर के आएगा। सबसे पहला सोशल, जिसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय। दूसरा आएगा इकोनॉमिक, जिसे हम कहते हैं आर्थिक न्याय। और इसके बाद जो तीसरा न्याय रहेगा उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय। जब ये तीन प्रकार के जस्टिस समाज के अंदर प्राप्त हो जाएंगे उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि वितरण न्याय के नाम से जानते हैं। देखते हैं वन बाय वन इसमें हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हम लोग पॉइंट रख सकते हैं। असल हम जो सीखना है वो हमें सीखना है कि अगर कोई पॉइंट हम रख रहे हैं तो कैसे उसे हम लोग डिफेंड करते हुए चलेंगे, कैसे हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमको समय सीमा, हमारा साथ में शब्दों की सीमा इजाजत देती है तो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे कि अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं, सोशल जस्टिस को अगर हम देखें तो देखिए, सोशल जस्टिस अगर हम पढ़ें तो हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो किसी कारण बिछड़ गए, पीछे रह गए, चाहे समाज के अंदर पुराने रीति रिवाज हों या विभिन्न प्रकार की भेदभाव हों, उनके कारण ये वर्ग पीछे पिछड़ गए और आज के समय पर मुख्य धारा में नहीं आ पाए। मुख्य धारा में आने का मतलब है कि उनको जो सम्मान है, जो समानता है, वो बराबर तरीके से नहीं मिल पाई। तो अगर हमें ये सामाजिक न्याय आज के टाइम पर करना है तो हमको इसे वितरित करना पड़ेगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब वितरित करने के लिए क्या कर सकते हैं? आज के समय पर हम प्रावधानों को देखें तो भारत के अंदर एक प्रावधान चलता है जिसे आप कहते हैं आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का प्रावधान क्या है? रिजर्वेशन का प्रावधान यही तो है कि जो पीछे पिछड़ गए हैं उनको बराबर लेकर के आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे लेकर के जाना है, ऐसा नहीं है। मकसद क्या है कि सभी को लोगों को लगभग बराबर लेकर के आए। तो क्या है आरक्षण का प्रावधान? यानी कि वे वर्ग जो पीछे छूट गए। अब ऐसे कौन से वर्ग हैं भारत के अंदर जो पीछे छूट गए? जैसे कि हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। इसी के साथ ही हमारे समाज के अंदर बैकवर्ड क्लासेस हो, पिछड़ा वर्ग हो, और अब तो सामान्य वर्ग के अंदर भी जो लोग आर्थिक रूप से पीछे पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके लिए भी प्रावधान है। इसी के साथ साथ अगर हम अपने समाज को देखें तो हमारे समाज के अंदर 50% महिलाएं होती हैं, लेकिन 50% महिलाओं को क्या उनका अधिकार अभी तक मिला है? आप आर्थिक लेवल पर देखें, राजनीतिक की बात करें या कहीं अन्य स्तर पर चले जाएं तो अभी भी वो पुरुषों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि अवसर उनको नहीं मिल पाता है। तो उनको अवसर मिले, साथ में उनको समानता मिले, इसके लिए भारत के अंदर महिलाओं को लेकर के भी आरक्षण की पॉलिसी लेकर के आई जाती है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, अगर हम देखें तो समाज के अंदर कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे जो बालक हैं, यानी कि वो बालक जो पीछे पिछड़ गए हैं, बिछड़ने का मतलब समाज के अंदर वल्नरेबल सेक्शन है, तो इनके लिए सरकार क्या करती है? फेवरेबल पॉलिसी लेकर के आती है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से सामाजिक न्याय को स्थापित करने का तरीका है। दूसरा न्याय आता है जिसे आप लोग आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस के नाम से जानते हैं। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? देखिए, देश के अंदर जो संपत्ति है
टोटल जो वेल्थ है उसे आप किस नाम से जान सकते हैं? उसे आप लोग सामाजिक उसे हम लोग सामाजिक संपत्ति यानी कि सोशल वेल्थ के नाम से जान सकते हैं। अब ये सोशल वेल्थ है सभी की, आज के टाइम पे जितनी आप संपत्ति भारत के अंदर देखते हैं वो सब के सब सामाजिक संपत्ति होती है वास्तविकता में। तो अब कोशिश ये होनी चाहिए कि सामाजिक संपत्ति का जो वितरण हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो इस प्रकार से हो कि लोअर लेवल और अपर लेवल इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम ये तो कह नहीं सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि भाई देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर टैलेंट के आधार पर चीजें मिलती हैं, लेकिन कहीं भी इस प्रकार का कोई वितरण प्रणाली ना हो कि ये गैप बहुत ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इनकम की बात करें या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें। जब इनकम की बात करते हैं तो ये तो हम इंश्योर नहीं कर सकते कि सबकी इनकम बराबर होगी, लेकिन हाँ ये इंश्योर किया जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो उस व्यक्ति को उसके मेहनताना के आधार पर वेतन या फिर वेजेस मिल जाएंगे। ऐसे ही हम बात करें भारत के अंदर मजदूर वर्ग की मजदूर वर्ग को लेकर के कुछ बातें हमको इंश्योर करनी होती हैं, जैसे कि मजदूरों की जो कार्यस्थल है यानी कि जो वर्क प्लेस है वो ऐसा तो कम से कम हो कि जहां उनका शोषण ना हो पाए, या फिर कोई व्यक्ति अगर मजदूरी कर रहा है तो उसको इतनी मजदूरी तो मिले कि वह अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। ऐसे ही करके अगर हम और आगे लेकर के महिला पुरुषों की बात करें तो इनके बीच में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इतनी बातें तो हम जानते हैं कि ये हो गया क्या, सामाजिक, और ये हो गया हमारा आर्थिक न्याय। लेकिन हम इसके ऊपर एविडेंस क्या देंगे? जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो एविडेंस के तौर पर आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आप मजदूरों की बात की तो मिनिमम वेजेस एक्ट का आप रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसे ही करके अगर हम लोग बात करें महिला और पुरुष इनको समान मजदूरी मिले समान काम के लिए, तो यहीं पर आप डीपीएसपी के आर्टिकल 39 को कोट कर सकते हैं कि आर्टिकल 39 में राज्य के लिए ऐसा उद्देश्य रखा गया है कि आपको ये करना है। बात समझ में आती है? अब ओवरऑल आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं जहां पर आप मनरेगा की चर्चा कर सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या है? ये इसी क्रम में तो है कि जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता है तो उन लोगों को मिनिमम काम जो है कम से कम काम मिले और कम से कम मजदूरी, सही मजदूरी पर उनको मिल जाए। तो ये क्या है? इसी का तो एग्जाम्पल है। तो ये हमारा सोशल जस्टिस और दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस। अब बारी आती है हमारे यहाँ पर राजनीतिक न्याय की। देखिए भारत क्या है, एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जो अंतिम शक्ति दी गई है वह देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को दी गई है, जिसको आप कहते हैं मत का अधिकार। लेकिन इसको एक्सरसाइज करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए कुछ ऐसी स्थिति तो होनी चाहिए कि जहां पर हर व्यक्ति समानता के आधार पर हिस्सा ले सके। यानी कि हमको देश के अंदर राजनीतिक न्याय इंश्योर करने के लिए इन ऐसी स्थितियों का वितरण करना पड़ेगा जिसके आधार पर हर व्यक्ति देश की राजनीतिक क्रियाओं के अंदर भागीदारी ले सके। उदाहरण के तौर पर देश के अंदर हम लोग इंश्योर करते हैं भारत के संविधान के द्वारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसी को हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष या अधिक उम्र का है, वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है, तो वह जाकर के अपना मत कास्ट कर सकता है। ये तो पहला है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के अंदर समान परिस्थिति हो सके, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल सके, इसके लिए एक चीज और की गई है जिसे आप लोग कहते हैं राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण यानी कि आप इसे कहेंगे पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्राप्त है। और वो रिजर्वेशन कैसे मिलता है? उदाहरण के तौर पर मैं आपसे क्या कहूंगा, लोकसभा। देखो जब भी कोई आप बात लिखते हैं तो आपको अपना एविडेंस देना पड़ता है कि मैं ये कहां से कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि जनरल बात में कह रहा हूं। जैसे कि अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो आप यहीं पर आर्टिकल 326 को कोट कर सकते हो कि आर्टिकल 326 के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा है। ऐसे ही करके जब आप कहते हैं कि देश के अंदर राजनीतिक आरक्षण दिया गया है तो आपको बताना पड़ेगा कैसे दिया गया है। उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे कि लोकसभा की बात करें, लोकसभा के अंदर एससी और एसटी, हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा की कुल सीटों में से 84 सीटें तो एससी वर्ग के लिए रिजर्व है और 47 सीटें ऐसी हैं जो एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। तो ये क्या है? राजनीतिक आरक्षण ही तो है, ताकि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके और वह जाकर के देश के अंदर राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें।
तो ये क्या है, ये एक पहला मकसद है जिसको आप कहते हैं जस्टिस, यानी कि 3 प्रकार का हम क्या कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार के जस्टिस की बात कर देंगे, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो और पॉलिटिकल हो। आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद संविधान का जो है यहाँ पर दूसरा मकसद क्या है, दूसरा मकसद आ जाता है हमारा क्या, इसको आप कहते हैं लिबर्टी, यानी कि आजादी। अब ये आजादी क्या है, देखिए भाई, आजादी को अगर हम देखें, आजादी हो या फिर इसके साथ में इक्वलिटी, समानता हो, या फ्रेटर्निटी हो, यानी कि भाईचारा हो। पहली बात तो ये तीनों के तीनों जो सिद्धांत हैं, ये तीनों के तीनों सिद्धांत हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। और फ्रांस की क्रांति से लेने के साथ साथ यहाँ पर कुछ अमेरिकन छाप भी हमको देखने को मिलती है भारत के संविधान में। अब इस आजादी की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो देखिए स्वतंत्रता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अधिकतम आजादी इतनी मिलनी चाहिए जितनी बाकी सबको, कहने का मतलब सबको इस मामले में समानता होनी चाहिए, ये लिबर्टी की बात आ जाती है। लेकिन भारत के संविधान में दी गई आजादी कहीं पर भी असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूं, आर्टिकल 19 की बात करूं, तो आर्टिकल 19 में क्या आजादी की बात होती है, यहां पर आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं स्वतंत्रता की आजादी। जैसे कि अगर मैं यहां पर भारत के संविधान में ही आजादी की बात करूं, तो भारत का संविधान कुछ आजादियां सुनिश्चित करता है। कौन कौन सी आजादियां सुनिश्चित करता है? भारत का संविधान कहता है कि देखिए, हमको अपने दो लोगों को लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि विचार, उसके साथ एक्सप्रेशन यानी कि इसको आप कहेंगे अभिव्यक्ति, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ यानी कि अपने विश्वास की आजादी, फेथ यानी कि अपने धर्म की आजादी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप यानी कि उपासना की आजादी, यानी कि उपासना की आजादी। वैसे तो प्रियम्बल इन 5 प्रकार की आजादियों की बात करता है, लेकिन भारत का संविधान भी विभिन्न प्रावधानों के द्वारा इनको इंश्योर करता है। जैसे कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 कहता है कि हमको देना है अपने नागरिकों को वाक एवं स्वतंत्रता की आजादी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट क्या था? मेरा पॉइंट आपको यहां पर यह समझाना था कि ये जो आपको आजादी मिलती है, ये कहीं पर भी असीमित नहीं है। ये क्या है? ये आजादी भी सीमित है, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम इस पर लगा सकते हैं, राज्य इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत के अंदर जब वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर कुछ जो है वो यथोचित प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो दी गई हैं। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या दिया गया है? यहां पर कहा गया, देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। वह क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जिसे हम कहेंगे राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। उसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग लोक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ हम डिसेंसी, जिसको हम लोग शिष्टाचार, साथ में इसी के साथ साथ आप मोरालिटी यानी कि नैतिकता। इसके साथ साथ कुछ और हम यहां पर रेस्ट्रिक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर कहा गया है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए भड़काना। अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को, बेसिक सी बात है कि यहां पर रोका जा सकता है। इसके साथ साथ डिफेमेशन यानी कि मानहानि, यानी कि मानहानि। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर ये आजादी कहीं पर भी असीमित नहीं है। ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। इसी के साथ साथ अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये क्या है, हमारे धर्म और हमारे विश्वास की आजादी की बातें करता है। लेकिन ये आजादी हम देखें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इन 4 आर्टिकल्स के अंदर दी गई है। यहाँ पर भी कुछ उचित प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लिबर्टी की बात। अब लिबर्टी के बाद जो हमारे
संविधान का नेक्स्ट मकसद आता है, उसके अंदर हम लेकर के आते हैं इक्वलिटी को, यानी कि समानता को। जब हम भारत के संविधान के अंदर दी गई समानता की बात करते हैं तो समानता का मतलब कहीं ऐसा है, क्या आप कह सकते हैं कि समानता को हम एक शब्द के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और वो शब्द क्या होगा? वो शब्द होगा कि हमारे समाज के अंदर कहीं भी किसी भी वर्ग के पास कोई भी विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। अगर प्रिविलेज है तो फिर समानता नहीं आती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं तो मैं ये कह सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि समानता का अर्थ है कि देश के अंदर हमको एक व्यक्ति को ऐसी प्रतिष्ठा देनी है, ऐसा स्टेटस देना है, उसका स्टेटस इतना तो कम से कम रखना है, उसका स्टेटस कम से कम इतना तो रखना है जिससे कि समाज के अंदर जो भी अवसर उत्पन्न होते हैं, जो भी अवसर उत्पन्न होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है, वो उन सभी अपॉर्चुनिटी को जाकर के ग्रैब कर सके और अपना विकास कर सके। ये हम इन शॉर्ट कह सकते हैं। अब ये चीजें भारत का संविधान कैसे इंश्योर करता है, ये भी आप चाहें तो वहां कोट कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया, क्या करना पड़ेगा आपको? अपने शब्दों की सीमा को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास यहां पर शब्द बचते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई देखो, अगर हम प्रिविलेज को हटाना है, प्रतिष्ठा देनी है, ऐसी प्रतिष्ठा देनी है कि व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, अवसरों में जाकर के वो अपनी भागीदारी तय कर सके, तो इसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत के संविधान के अंदर दिए गए आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या ये यही तो है? प्रतिष्ठा ही तो समान करता है। उसी के आधार पर अगर हम आगे चलें तो यहीं पर आप लोग आर्टिकल 15 को जस्ट कुछ शब्दों में आप कोट कर सकते हैं। क्या? कि कुछ खास आधारों पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इन आधारों पर भारत के अंदर राज्य अपने नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि मना ही करता है किसकी? भेदभाव की। इसी के साथ साथ हम आर्टिकल 16 के अंदर जो लोक नियोजन यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर कोई भेदभाव होता है तो उसके लिए भी मनाही भारत का संविधान करता है। और साथ में आर्टिकल 17 जो क्लियर कट कहता है कि देश के अंदर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। भाई यही तो है, अस्पृश्यता को रोक दोगे तो समान अवसर व्यक्ति को मिलने लगे, प्रतिष्ठा उसकी इतनी हो जाएगी। उसी प्रकार से हम आर्टिकल 18 जहां पर कहा गया कि देश के अंदर कोई भी उपाधि व्यक्ति को नहीं दी जानी। कौन सी उपाधि की बात हो रही है? ये हो रही है कुलीन वर्ग की उपाधि, यानी कि हेरेडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी को मना किया गया है। तो ये सब क्या है यहाँ पर है। ऐसे ही करके अगर हम इसी में समानता की बात करें तो आप यहाँ पर फिर से आर्टिकल 39 को कोट कर सकते हो। इसके अंदर कह सकते हो भाई देश के अंदर महिला हो पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ऐसा भारत का संविधान इंश्योर करता है। राज्य को कहता है कि आप कम से कम इस बारे में आगे काम करें। इसके साथ साथ अगर हम चौथे मकसद को देखें तो चौथे मकसद में क्या आता है, जिसको आप कहते हैं फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारे की भावना, यानी कि बंधुत्व की भावना। इसको भी जरा हमको समझने की जरूरत है। देखिए, जब दुनिया के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के समय पर ये जो नारा है बंधुत्व का नारा, यानी कि फ्रेटर्निटी का जो नारा है, दुनिया के अंदर खूब गूंजा। और हम जब आजाद हुए तो हमने इसकी जरूरत को महसूस किया। और वो कैसे महसूस किया? कि जब अंग्रेज भारत के अंदर रहे तो अंग्रेजों ने भारत को कई प्रकार से तोड़ा, जैसे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, हर प्रकार से अंग्रेजों ने कोशिश की भारत टूट जाए। और इसीलिए वो फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते थे। और उसका एक रिजल्ट 1947 में देखने को भी मिला। प्रमाण है कि धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हुए। तो हमको ये बात इंश्योर करनी थी कि हम क्या करें, देश के अंदर बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना को लेकर के आए। तो ये बात तो इंश्योर थी कि हम इसको फॉलो जरूर करेंगे। लेकिन यहां पर जब हम भाईचारे की भावना की बात करते हैं, बंधुत्व की भावना की बात करते हैं, तो हम यहां पर कौन सी बंधुत्व की भावना? देखो, बंधुत्व की भावना दो प्रकार की हो सकती है। देश के अंदर भाईचारे की भावना दो प्रकार की हो सकती है। जैसे कि एक खास गुट ने अपने भाईचारे की भावना शुरू की, और भाईचारे की भावना शुरू करके इन्होंने देश के अंदर अलगाववाद को क्या किया? प्रमोट किया। भाई इनके अंदर तो, इस गुट के अंदर तो बंधुत्व हो सकता है, पॉसिबल है ना, लेकिन मकसद क्या है? अलगाववाद। तो हम इस भाईचारे की बात नहीं कर रहे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम अपने लोगों के अंदर, हम यानी कि वी द पीपल, हम भारत के लोग ये भावना लेकर के आए। और इस भावना का मकसद क्या है? देश के अंदर यूनिटी एंड
इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, देश की एकता और देश की अखंडता को प्रमोट करना है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमारा इस भाईचारे को प्रमोट करने का मतलब क्या है, ये भावना लेकर के आना। इसका मतलब क्या है, हम लोग नेशनल इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी नेशनलिटी की बात कर रहे हैं। अब कई बार भारत के अंदर कुछ गलत एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर कुछ एक राजनीतिक संगठन होते हैं। वो क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया से कोई गया, बोले तुम फलानी जगह कर रहे हो, तो कई बार आप देखते हैं कि मार पिटाई भी हो जाती है। तो हालांकि उनके अंदर तो ये भावना हो सकती है गुट के अंदर, लेकिन मकसद ठीक नहीं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है देश के अंदर एकता को बनाए रखना, देश के अंदर अखंडता को बनाए रखना, यानी कि समाज के अंदर भाईचारे की भावना। और ऐसी भावना जब हम पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के अंदर हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं, यानी कि कौन सा, पार्ट 4A के अंदर दिया गया हमारे मौलिक कर्तव्य। वहां पर भी हमारा एक कर्तव्य है कि देश के अंदर हम भाईचारे को प्रमोट करें विभिन्न प्रकार की विविधताओं के होने के बावजूद। लेकिन इसमें कहीं पर भी याद रखना, हम जो शब्द है ये हम कैसे बनता है, हम ये आई से मिलकर के बनता है, यानी कि आई यानी कि एक इंडिविजुअल। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी इस व्यक्ति की आजादी और इस व्यक्ति के आत्मसम्मान, गरिमा, डिग्निटी, ठीक है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कई बार समाज के नियम कानून कायदे ऐसे हो जाते हैं जहां पर व्यक्ति की अपनी जो एस्पिरेशन है उनको फॉलो नहीं होने दिया जाता है। जैसे कुछ समय पहले पर हम देखते हैं, अब तो नहीं होती घटनाएं, पहले ऑनर किलिंग के नाम पर बहुत घटनाएं हो जाती थी भारत के अंदर कि भाई ये हमारे समाज को फॉलो नहीं करते तो इन बच्चों को खत्म कर दो। अब समाज का तो एक मकसद हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं उसका भी तो अपना अधिकार है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, यानी कि उसकी अपनी स्वतंत्रता और साथ उसे गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, यानी कि डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार। तो इसको भी हमको इंश्योर करना है। बात समझ में आती है? तो ये देश के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना को प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम याद रखेंगे क्या, इंडिविजुअल के भी अपनी एस्पिरेशन है, उनको हमको फुलफिल करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मतलब क्या है, आप इन 4 पॉइंटों को रखेंगे और बाद में ऐसी भाषा के अंदर आप इसको रखेंगे कि जिससे कि कम से कम शब्दों में आप अपनी बात को कह पाएं। अब आपको एक काम क्या करना है, आपको इसको अभी ड्राफ्ट करना है। जैसे कंटेंट मैंने आपको बता दिया, आप इसको अभी ड्राफ्ट करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। जब कल की क्लास शुरू होगी तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि क्या इसका आइडियल आंसर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कहते हैं। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, वाई इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्वेश्चन कहां से आता है, ये क्वेश्चन आता है प्रीएम्बल के अंदर। जब हम नेचर ऑफ नेशन की बात करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था का प्रकृति क्या है, वहीं पर बताया गया है कि भारत एक रिपब्लिक है, भारत एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र शब्द के बारे में पूछा गया कि इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ज्यादा वो उसके अंदर कुछ नहीं रखना, बस कंटेंट, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो ये ज्यादा 200 शब्दों के नहीं, 125 शब्दों के अंदर ही आएगा, आपको उसी के अंदर एक्सप्लेन करना है। और ज्यादा भी आता है तो पॉइंट ज्यादा रख करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी कोई बात आप कहते हैं तो आपका ठोस एविडेंस, जैसे कि मैंने कहा कोई आर्टिकल आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहूं तो इसका क्या कंटेंट हो सकता है। सबसे पहले आप जरा समझ लीजिए, 2 शब्द होते हैं, सिमिलर शब्द हैं, एक लोकतंत्र है, दूसरा गणतंत्र है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। लोग क्या करते हैं कि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हालांकि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पॉलिटी पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि दोनों का डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अंतिम सत्ता है वो अंतिम सत्ता देश के लोगों के हाथ में है, और देश के लोग विभिन्न प्रकार से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, देश को चलाया करते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे आधार पर निर्णय लेंगे, इसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत फॉलो करता है। लेकिन भारत के साथ साथ गणतंत्र भी है। गणतंत्र शब्द के बारे में पूछा गया, इसी को आपको बताना है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम गणतंत्र की बात करें तो जो भी देश गणतंत्र है वहां के हर एक नागरिक को अधिकार होता है कि अगर देश के अंदर कोई भी पद है तो उस पद तक उसका एक्सेस रहता है। कोई भी पद ऐसा नहीं होगा जहां पर आप कहेंगे कि भाई खास वर्ग के लोगों के लिए रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति का इसके पास क्या होता है, एक्सेस होता है।
ये क्या है, ये पहला है नागरिक के संदर्भ में। दूसरा, अगर हम यहीं पर चलें, याद रखना, दूसरा जो इंपॉर्टेंट आप इसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे राज्य प्रमुख की। राज्य प्रमुख जिसे आप लोग कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट एक गणतंत्र के अंदर, याद रखना, एक गणतंत्र के अंदर हेड ऑफ स्टेट हमेशा चुना हुआ होता है, हमेशा चुना हुआ होता है। इसे ही आप कह देते हैं इलेक्टेड। ठीक है, अब ये इलेक्टेड किसी भी प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, और दूसरा इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। अब जब आप डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में आप एग्जांपल दे सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति वहां की सरकार का मुखिया भी है और वहां पर राज्य का मुखिया भी है, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, दोनों पदों पर भारत वहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति आसीन होता है। अब जब इसको इलेक्ट किया जाता है तो अमेरिका के अंदर इसको जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जब हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में आप भारत का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे अभी के समय पर आप जानते हैं कि भारत के अंदर चर्चा हो रही है राष्ट्रपति के चुनाव की। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, अब यहीं पर अगर हम थोड़ा सा आगे चलें अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होगा, अप्रत्यक्ष के अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं भारत का। जैसे भारत के अंदर क्या है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति पद के चुनाव पर आप बात करें तो भारत के अंदर क्या जनता जाकर मतदान करती है? जवाब है नहीं। राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट है, यानी क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल अलग से गठित है। कौन आता है उसके अंदर? भारत के अंदर चुने हुए विधायक और चुने हुए सांसद। अब आप मुझे इसमें बस फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसमें आर्टिकल कोट कर सकते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल भारत का दे सकते हैं। बात समझ में आती है? तो ये इसकी बात हो गई। अब इसी में एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे मान लो डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पर गणतंत्र नहीं है, यानी कि रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होता है, वहां का क्राउन होता है। कौन होता है? ताज होता है। और क्राउन के अंदर क्या रहता है, क्राउन के अंदर रहता है कि कोई भी व्यक्ति जो वहां के शाही परिवार में जन्मेगा उसी को वहां पर हेड ऑफ द स्टेट बनने का मौका मिलेगा, यानी कि रॉयल ब्लड उसकी नसों के अंदर होना चाहिए। तो ये गणतंत्र की बात आ जाती है। ऐसे ही करके यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक और आ जाता है, देखिए जरा क्या कहता है। प्रस्तावना संविधान के उन आधारभूत सिद्धांत और दर्शन का प्रतिरूप है जिनके आधार पर संविधान की संरचना की गई है, आपको स्पष्ट करना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। प्रियम्बल इज ए मॉडल ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन स्ट्रक्चर्ड। यू हैव टू क्लैरिफाई इट। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना और लिख करके आप तैयार करेंगे। और अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल पर मैं इसको देखूंगा और आपको बताऊंगा क्या इसके अंदर आपको गलती हुई है। जैसे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये कहता है कि संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व है, प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है। अब जब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसको लेकर के दो इंपॉर्टेंट केस, बैरूबारी यूनियन केस है या फिर केस मानंद भारती केस है। वहां पर क्या कहा गया है, देश के अंदर क्या बहस रही है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट हमारे एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, इसको भी आप कोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन पॉलिटी एनश्राइन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पर बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर राष्ट्र की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है उसको अपने शब्दों में सही तरीके से एक्सप्लेन करना है, यही इस क्वेश्चन का अपना मकसद है। अब इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हैं, आपको कोई दिक्कत है कि सर हम नहीं लिख पा रहे हैं या फिर हमारा क्वेश्चन को आप चेक कर दीजिए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल साथ में यहाँ पर इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखूंगा और देख करके आपको रेस्पॉन्ड जरूर करूंगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे सेशन को पूरा कंप्लीट करने का समय आ गया है। याद रखिएगा जो मेथड हमारी क्लास का रहेगा बिल्कुल वो यही रहेगा जो हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पहले टॉपिक लेंगे और टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसका कंटेंट आपको क्या रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया है उसका आपको
सही उत्तर भी दूंगा कि यानी कि किस प्रकार से आपको समय सीमा और साथ में शब्दों की सीमा को बनाए रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। बात समझ में आती है? तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ याद रखना है आपको कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।